गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं भदौरिया सर और कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान को लेकर पहली क्लास लेकर आए हैं और यहाँ पर हम एमपीपीएससी और एसएससी, इसके अलावा और भी जो एग्जाम होते हैं स्टेट के, उन पर जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम संविधान के हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संविधान का, पहली क्लास है हमारी, जिसमें हम संविधान क्या होता है, संविधान क्यों लिया गया, संविधान की आवश्यकता क्या थी और संविधान में क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान होता क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान को समझने के लिए सबसे पहले हमें मध्यकालीन भारत में चलना पड़ेगा। देखिए, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि कोई नियम, कोई रूल्स जिनके आधार पर किसी देश को चलाया जाता है। सरकार और जनता के बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए हमें कुछ रूल, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम संविधान कहते हैं। जैसे आप एक घर की बात करेंगे, घर में जिस प्रकार से एक परिवार का मुखिया होता है, वो घर के संचालन के लिए कुछ परंपराएं, कुछ नियम बनाता है कि इस आधार पर हमारा घर चलेगा और ये हमारे कुछ नियम रहेंगे। उसी प्रकार से किसी देश के अंदर जब देश का संचालन करना होता है तो वहां पर जनता और सरकार के बीच में कुछ अंतर संबंध बनाने के लिए कि बॉन्डिंग बनी रहे, सरकार और जनता के बीच में कोई गैप ना आए, तो वहां पर नियमों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम संविधान की श्रेणी में रखते हैं। भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो आप देखेंगे तो वहां पर संविधान की मांग को लेकर ही जो है आधुनिक भारत का पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। हम वर्षों से गुलाम रहे, हमारे ऊपर वर्षों से शासन रहा। वहां पर मिडाइवल हिस्ट्री में आप देखेंगे तो वहां पर हर डायनेस्टी, हर राजवंश आया, हर राजवंश के अपने रूल्स थे, जिनके आधार पर जनता को बहुत परेशान किया गया। आधुनिक भारत में आप देखेंगे तो ज्यादातर जो आंदोलन हुए हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को लेकर हुए हैं, एक नियम और रेगुलेशन को लेकर हुए हैं। तो आधुनिक भारत में संविधान की मांग उठती है और उसी आधार पर जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ साथ भारत में संविधान का निर्माण हुआ, ताकि भविष्य में हम देश को किस प्रकार से चला सकते हैं और क्या क्या हमारी आवश्यकता है जनता के प्रति, उनको हमने संविधान में संजोकर रखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या है। एक जनरल परिभाषा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो संविधान क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण, अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का निर्माण कोई आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, अपितु वर्षों से अंग्रेजों द्वारा शासन के लिए निर्मित नियमों, विनियमों की तथा निरंतरता का परिणाम है। इसका अर्थ यह होता है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम लागू किए। अभी तक भारत में क्या था कि जो राजा थे उनके कानून चल रहे थे, राजा ने जो कहा वही कानून सर्वोपरि है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने आ रही है। व्यापार करने के साथ साथ उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार भी कर रहे हैं, जिससे ब्रिटेन की महारानी को टैक्स का घाटा हो रहा है। इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून लेकर आए। इन्हीं कानूनों से भारत में संविधान की शुरुआत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जब निजी व्यापार करने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन मोटिव था कि व्यापार करके महारानी को कर देना और महारानी के प्रति जो है अपने दायित्वों को पूर्ण करना, वो पूर्ण हो नहीं पा रहा था। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानूनों की व्यवस्था की। इसीलिए भारत में यही से संविधान की नींव मानी जाती है। ठीक है, तो संविधान की बेसिक परिभाषा क्या है? तो भारतीय संविधान का निर्माण कोई आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों से अंग्रेज शासन द्वारा निर्मित किए गए नियमों, विनियमों की निरंतरता का परिणाम है। इसके बाद दूसरी थ्योरी क्या कहती है? तो संविधान उन मूल सिद्धांतों और नियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार शासन संचालित होता है
इसके अंतर्गत सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंध, अधिकार एवं दायित्व तथा कार्यों का उल्लेख होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी देश की सरकार उस देश की जनता के बीच में कार्य और उनके अंतर संबंध कैसे होने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि भारत संविधान कैसा है। अगर वो नियम बहुत लचीले हैं, जनता और सरकार के मध्य में संबंध अच्छे से स्थापित कर रहे हैं, तो वो संविधान अच्छा है। जहां पर जनता और सरकार के बीच में संबंध अच्छे स्थापित नहीं होते हैं, वहां पर तानाशाही आ जाती है। इसीलिए लिखा गया है, इसके अंतर्गत सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंध, अधिकार एवं दायित्व तथा कार्यों का उल्लेख होता है कि जनता को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, और दोनों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो सकते हैं। एक जनता देश के लिए क्या करेगी और सरकार जनता के लिए क्या करेगी, इन सभी का परिणाम संकलित रूप से हमारा संविधान कहलाता है। भारत के संविधान की अगर हम बात करेंगे तो एक जनरल इंट्रोडक्शन ये बनता है कि जब हमारा संविधान बना तो हमने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा का गठन हुआ और लगभग हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, जिसमें हमने लगभग 64 लाख रुपए खर्च किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। आज इसी संविधान के आधार पर भारत देश संचालित है और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप पूरी दुनिया को देखेंगे, ज्यादातर कंट्रीज में आप तानाशाही देखेंगे, लेकिन भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है जहां पर आपको डेमोक्रेटिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी आबादी वाला कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। आप चीन को देखिए, चीन में आप एक सरकार शासन चला रही है, जब तक जिनपिंग रहेंगे तब तक वही राष्ट्रपति हैं। आप और देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान देख लीजिए, हमारे साथ आजाद हुआ था, लेकिन आज वहां पर क्या है, आज वहां पर तानाशाही है, वहां पर चुनाव अच्छे से नहीं हो पाते। बांग्लादेश को आप देश लिख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इस प्रकार के नियमों को स्थापित किया गया कि देश की सरकार, प्रशासन, शासन और जनता के मध्य समन्वय बना रहे। जब तक जनता के हित में कार्य होते रहेंगे वहां पर संविधान अच्छे से कार्य करता रहेगा। इसीलिए भारत का संविधान जो है दुनिया में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसे लचीला भी और कठोर भी, उस पर चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में संविधान की नींव कैसे पड़ी, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद भारत में संविधान की नींव कैसे पड़ी, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये है हमारी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान सभा में उसे उद्देशिका के नाम से प्रस्तुत किया गया था दिसंबर 1946 में, और ये जनवरी 47 में पास हुआ। फिर इसी को बाद में प्रियम्बल बना दिया गया, है ना। इसी प्रियम्बल के अंदर, इसी को हम मूल ढांचा कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। इसी मूल ढांचे के अंदर संविधान का जनरल इंट्रोडक्शन है। जहां भी आप संविधान में कहीं कुछ भाषा अस्पष्ट दिखेगी, उसको हम कहां देखते हैं, मूल ढांचे में, ठीक है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा भी कह दिया जाता है, कुंडली भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर आपको संविधान की हर एक स्पष्ट भाषा आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में संवैधानिक विकास की। तो भारत में संवैधानिक विकास की आप बात करेंगे तो यहां पर हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, और दूसरा है हमारा ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास देखेंगे तो उसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो क्या कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है और इसका प्रारंभिक कार्य केवल भारत में व्यापार करना था। इसके पीछे कहानी यह है कि यूरोप में मांस का प्रयोग बहुत अधिक करते थे, तो वहां पर मसालों की बहुत कम उत्पादन था। तो मसालों की खोज में यूरोप के लोग यूरोप से बाहर निकले। उन्हें खबर मिली कि भारत में अच्छे मसाले मिलते हैं, तो व्यापार के लिए भारत की तरफ आए। तो भारत में जब सबसे पहले आप देखेंगे वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा। वास्को डी गामा जब भारत से व्यापार करके गया, भारत से मसाले लेकर गया, तो उसने यूरोप में यह खबर फैला दी कि भारत में दुनिया का सबसे अच्छा मसाला मिलता है। एक बात तो यहां तक आती है कि वास्को डी गामा ने यूरोप में जाकर 14 गुने दाम पर अपने मसालों को बेचा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहीं ना कहीं भारत में व्यापार करने आ रही है। क्या करने आ रही है? व्यापार।
प्रारंभिक कार्य उसका व्यापार का रहा। उसने 1608 में, 1611 में कोठियां बनाई, सूरत है। इसके अलावा जो आप मद्रास की बात करेंगे, बंबई, इन 3 जगहों पर उसने कोठियां बनाई और व्यापारिक काम किया। लेकिन व्यापारिक काम के साथ साथ जब उसने देखा कि भारत में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया, अगर हम भारत में राजनीतिक स्थिति पर कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं हम भारत को भी अपना उपनिवेश बना सकते हैं। क्योंकि ब्रिटेन का मुख्य कार्य था उपनिवेशिक देशों को उपनिवेशिक देश बनाना। ब्रिटेन के बारे में एक कहानी यह भी कही जाती है कि ब्रिटेन का कभी सूरज डूबता नहीं था, यानी कि इतने देश उसके उपनिवेश थे कि एक देश से सूरज उग रहा है तो एक से डूब रहा है नहीं। जापान से लेकर अगर आप अमेरिका तक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी ब्रिटेन से इफेक्ट रहे थे। इसीलिए इसका यह भी सपना था कि जिस प्रकार से हमने अफ्रीका को उपनिवेश बनाया है, इसी प्रकार से अगर हम भारत को उपनिवेश बना लेते हैं तो भारत से हमें बहुत ज्यादा तादाद में मसाला और व्यापार करने को मिलेगा, जिससे हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य कार्य क्या था? व्यापार था। लेकिन जैसे ही भारत की राजनीतिक स्थिति को देखा तो उनको लगा अगर हम भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर लेंगे तो भारत हमारे अधीन हो जाएगा और हम धीरे धीरे करके हम भारत को क्या करेंगे? अपना उपनिवेश बनाकर रखेंगे। इसके बाद आप इतिहास में आगे चलेंगे तो 2 युद्धों का आपको वर्णन मिलेगा। एक है 1757 का प्लासी का युद्ध और एक है आपका 1764 का बक्सर का युद्ध। यही वो 2 युद्ध हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को सत्ता में ला दिया। 1600 से लेकर 1757 तक ये केवल व्यापार ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ और जैसे ही नवाब ऑफ बंगाल हारे, वहीं से अंग्रेजों को सत्ता की चाबी मिल गई। कारण क्या था? अंग्रेज बंगाल में चंद्रनगर के आसपास और कलकत्ता के आसपास अपनी सेना गठित कर रहे थे, वहां पर एक किले का निर्माण कर रहे थे। इस किले के विरोध में सिराजुद्दौला ने उनके सैनिकों को गिरफ्तार किया और एक कालकोठरी में बंद कर दिया। 10 बाई 10 की कालकोठरी थी, उसमें लगभग 150 सैनिकों को बंद किया गया। अगले दिन जब कमरा खोला गया तो उसमें लगभग 10 से 12 सैनिक ही जिंदा मिले। इस घटना को बाद में हॉलवेल ने बताया है, जब यह घटना मद्रास पहुंचती है कि नवाब सिराजुद्दौला ने हमारे सैनिकों को कालकोठरी में बंद करके मार दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको यह लगा कि अगर हम बदला नहीं लेंगे तो ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। इसी क्रम में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सबसे प्रमुख जो भागीदार था वो था लॉर्ड क्लाइव। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड क्लाइव मद्रास में क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन उसके रोडमैप के जरिए जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस प्लासी के युद्ध में 4 घंटे के अंदर सिराजुद्दौला युद्ध हार गए और युद्ध में मारे गए। यानी कि जो सपना अंग्रेज देख रहे थे कि हम भारत को सत्ता कैसे हथियाएं, वो सत्ता मात्र 4 घंटे के अंदर अंग्रेजों के हाथ में आ गई। उसके पीछे कुछ कारण अलग रहे कि बंगाल के नवाब का जो सेनापति था वो अलग हो गया, बंगाल के सेठ थे उन्होंने धन देना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं आंतरिक षड्यंत्र के कारण प्लासी का युद्ध हारे। तो यहां से बंगाल में रेवेन्यू का अधिकार मिला, लेकिन बाद में 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। यही युद्ध सबसे अधिक परिणामकारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में 3 लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अवध के नवाब, दूसरे आपके मुगल बादशाह और तीसरे आपके लड़े बंगाल के नवाब। तो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो सेनापति बनकर आया और इस युद्ध में तीनों को ही हेक्टर मुनरो ने हरा दिया। जैसे ही इस युद्ध में तीनों नवाब हारे, वैसे ही बंगाल से जो है कलकत्ता से एक लेटर आया लॉर्ड क्लाइव का कि आप संधि ना करें, संधि हम आकर करेंगे। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड में था, इंग्लैंड से लौटकर आया
और इंग्लैंड से आने के बाद उसने इलाहाबाद की संधि की और इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप ही पूरे बंगाल पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। वही उसी कब्जे के बाद भारत में रेवेन्यू सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा। उसी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की महारानी है, उन्होंने सबसे पहला एक्ट जो है 1773 का लागू किया, है ना। तो ये है क्रम हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उसके बाद 1858 में आएंगे, उससे पहले क्रांति हुई 1857 की। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कमियां बाहर आ गई, जिसके कारण ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा अब आप हट जाइए, अब भारत पर हम सीधा क्या है, सीधा प्रभाव डालेंगे, अब भारत के प्रमुख हम सीधे बनेंगे। इसीलिए 73 से लेके आपको 58 तक सारे एक्ट किसके बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और 58 से लेकर 1947 तक यहां पर ब्रिटेन की महारानी का सीधा प्रभाव भारत पर है, वो आपको मिलेंगे क्राउन के अधीन अधिनियम, ठीक है। इसलिए हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। आगे देखेंगे। तो पहला हमारा एक्ट है कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास क्रम है, उसमें हमारा पहला एक्ट आपको देखने को मिलेगा रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए, जैसे ही बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे तो साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार भी करने लगे। निजी व्यापार की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो सरकारी कार्य पर कम फोकस करते थे और निजी व्यापार पर अधिक फोकस करते थे। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी ने इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक नए कानून लेकर आई, जैसे हमने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के क्या प्रावधान है, तो पहला प्रावधान आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या है। तो भारत में कंपनी शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, जो भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण था। यानी कि अभी तक कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण नहीं था। अब भारत में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण किस पे हो रहा है, कंपनी पे हो रहा है, ठीक है। अब इसके प्रावधान क्या है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए, गवर्नर का काम होता है सेना को देखना और गवर्नर जनरल का काम क्या होता है, रेवेन्यू के साथ साथ सेना को देखना। इसीलिए क्योंकि बंगाल में रेवेन्यू कौन वसूल कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए दोनों कामों के विभाजन को देखते हुए हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और साथ ही मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां थी उसको भी बंगाल के गवर्नर के अधीन रख दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, तो 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। पहले हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। इसके बाद इसी एक्ट के तहत एक प्रावधान और आया, वो प्रावधान था बंगाल के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। यानी कि न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। वर्तमान के भारत के संविधान में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से भारत की न्याय व्यवस्था है। यहां आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया कि जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया और अन्य न्यायाधीश जो थे उसमें आपका रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन, इसके बाद सिजलर जो है सीजर लिमिस्टर और जॉन हाइड। यानी कि चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, तीन अन्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे की सहायता के लिए नियुक्त किए गए। ये प्रमुख प्रावधान थे आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। पहला क्या है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना। दूसरा क्या है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर देना। जो है मुंबई और मद्रास जो है बंगाल के अधीन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है,
बंगाल के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और साथ ही पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनाए गए और साथ में उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन है, चेम्बर्स, लिमिस्टर और जॉन हाइड। ठीक है, इसके बाद आगे प्रावधान देखेंगे तो अधिनियम के तहत व्यापार की सभी सूचनाओं को ब्रिटिश क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। यानी कि 1764 से जब व्यापार कर रहे थे, रेवेन्यू वसूल रहे थे, तो उसका ब्यौरा ब्रिटेन की महारानी को नहीं दिया जा रहा था या ब्रिटिश क्राउन को नहीं दिया जा रहा था। इस एक्ट के तहत यह तय किया गया कि अब जो ब्यौरा है व्यापार का वो किसको देना पड़ेगा, ब्रिटेन की महारानी को देना पड़ेगा, है ना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है उसकी पूरी सूचना किसको देनी पड़ेगी, ब्रिटेन की महारानी को देनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रावधान ये जो बहुत महत्वपूर्ण था, अभी तक व्यापार का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा था, अब आपको व्यापार का ब्यौरा देना ही पड़ेगा कि हमने भारत से कितना व्यापार किया है और कितना टैक्स जो है भारत के से जाएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी हैं वो सरकारी काम के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकारी काम पर फोकस कम और निजी व्यापार पर ज्यादा हो गया था। इसलिए अब कह दिया कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं तो अब आप निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे। साथ ही भारतीय लोगों से उपहार लेना क्या है, बंद कर दिया, ना ही अब आप उपहार ले सकते हैं। यानी कि अगर ये बात की जाए करप्शन की तो ऐसा कहते हैं कि वो उपहार के नाम पर करप्शन करते होंगे या उपहार के नाम पर व्यापार करते होंगे कि भारतीयों ने तो हमें उपहार दिया है, हम इस उपहार से व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब आप भारतीयों के साथ जो है उपहार भी नहीं लेंगे, आप केवल और केवल सरकारी काम करेंगे। इसके बाद क्राउन ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया। यानी कि आप अगले एक्ट में आगे आप देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे और वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि क्राउन ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया। यानी कि उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा कि आप इन पर नजर रखिए और आप हमें सीधी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला एक्ट 1773 का एक्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अब अगला एक्ट देखेंगे हम। अगला हमारा एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। मूलतः ये एक्ट इसलिए लाया गया था जो कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी या फिर उस एक्ट की वजह से व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये वाला एक्ट जो है लाया गया था। अब इसके प्रावधान क्या क्या है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। उसका नाम ही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि 73 के एक्ट आने की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उन समस्याओं को रिपोर्ट के जरिए वहां पर भेजा गया और कहा गया इस एक्ट की वजह से हमें व्यापार में बहुत समस्याएं आ रही हैं और हमें न्याय में बहुत समस्या पड़ रही है, इसलिए कुछ सुधार किए जाएं। इसलिए ब्रिटिश महारानी ने 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आई, जिसमें क्या कहा गया, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए कृत्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी कि अब अगर कोई कंपनी का कर्मचारी सरकारी कार्य के लिए कोई कार्य करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बात समझिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य कर रहा है तो उसके कार्य क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट बाधक नहीं बनेगा, ये कार्य उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए। अभी क्या हो रहा था कि 73 के एक्ट की वजह से भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, जिसकी सुनवाई हो रही थी। उन सुनवाइयों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में क्या है समस्या आ रही थी, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज की।
तो क्या कर दिया कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनकी कृतियां हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा प्रावधान है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी कि जब कंपनी कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी कि वह कंपनी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब वह सरकारी काम कर रहे हों। यानी वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि जब सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्य करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी केस दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद राजस्व मामले भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर रखे गए। यानी कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है तो ऐसे मामले भी जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए गए। ठीक है, तो ये प्रावधान थे आपके 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो अभी तक हमने संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन पर चर्चा की। इसके बाद भारत में संविधान के विकासकरण की शुरुआत कहां से होती है, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, किस प्रकार से उसने व्यापार किया, किस प्रकार से उसने राजनीतिक स्थिति को देखा, किस प्रकार से उसने राजनीति में एंट्री ली, किस प्रकार से बंगाल पर कब्जा किया और किस प्रकार से भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए वो आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाए गए 2 प्रमुख कानून। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कुलदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।